मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, उसकी लोकेशन जो है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज हो रही है। तो मोशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट इज said to be in motion condition if its position change with respect to time। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज होती है तो क्या कहलाएगी, मोशन कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हुए नेक्स्ट पॉइंट, मोशन जो है उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, फिर उसके हम लॉज करेंगे भाई। टाइप्स ऑफ मोशन जो है आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या चीज है टाइप्स ऑफ मोशन भाई, जैसे कि लीनियर मोशन है, ठीक है, जिसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन। सेकंड हमारे पास है भाई सर्कुलर मोशन। ठीक है, थर्ड हमारे पास है भाई वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन क्या चीज है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो क्या नाम देंगे उसको, लीनियर मोशन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही हो, राउंड पाथ पे ट्रेवल कर रही हो तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन से दाएं बाएं या फिर आगे पीछे अगर मूव कर रही है तो उसको क्या नाम देंगे हम, वाइब्रेशनल मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, अब भाई जो फोर्स है उस फोर्स से, फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक फोर्स लगाएंगे तभी तो उसके अंदर मोशन जनरेट होगा। ये स्टडी करते हैं उससे पहले बात करते हैं फोर्स क्या चीज है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्स क्या चीज है, अब मान लिया सपोज मैं इस दीवार को धकेल रहा हूं, ठीक है, लेकिन नहीं गिर रही है, तो क्या फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इट इज ए पुल और पुश व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज, व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। इट इज ए पुल और पुश व्हिच चेंज or try to change position of any object। ठीक है, अब पोजीशन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हो सकता है कि वो रेस्ट कंडीशन पे हो, उसको मोशन में ले आए फोर्स, हो सकता है वो मोशन में हो, उसको रेस्ट में ले आए फोर्स, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो, उसको डायरेक्शन चेंज करते फोर्स। तो फोर्स मतलब एक पुल या पुश है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन थी उसको या तो चेंज करने की कोशिश करेगा, या चेंज करने की कोशिश करेगा या फिर चेंज कर देगा। जरूरी नहीं है कि वो चेंज हो जाए तब भी फोर्स है, अगर उसमें चेंज नहीं आता तब भी आप उसको फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो फोर्स है उसका फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई टू एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई टू एक्सेलरेशन, मास m है, एक्सेलरेशन a है, दोनों की प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, फोर्स। ठीक है भाई, यूनिट किसके बराबर होगी बताओ, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स किससे बनाओगे, फार्मूले से बनेगी हमारे पास में किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है। दिस इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। जबकि इसी की छोटी यूनिट हमारे पास में क्या होगी, किलोग्राम की बजाय ग्राम, मीटर की बजाय सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल होगी, डाइन की इक्वल, जो कि हमारे पास है सीजीएस यूनिट। और एक न्यूटन और डाइन दोनों में रिलेशन भी है कुछ ना कुछ भाई। क्या रिलेशन है, 10⁵ डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये हमारे पास में क्या है रिलेशन। ठीक है भाई, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैसे है भाई, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, मतलब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसको मल्टीप्लाई किया मास स्केलर क्वांटिटी से तो फोर्स मिला आपको, तो फोर्स क्या होगा हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
क्लियर हुई? क्या था, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है? पॉइंट हमारे पास है भाई इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया एक इनेबिलिटी है। इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी किसी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। द इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कांट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती, उस ऑब्जेक्ट की वो इनएबिलिटी क्या कहलाती है? इनर्शिया। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया में आपको क्या बताया भाई? द इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कांट चेंज इट्स पोजीशन by itself from rest or motion along straight line is called inertia. इनर्शिया में आपको कितने टाइप के बताए भाई? 3 टाइप का बताया। फर्स्ट क्या बताया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको नाम से पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है, वो रेस्ट से अपने आप से मोशन में नहीं आ सकती, और इसको क्या नाम देंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है भाई। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चीज है भाई? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो अपने आप से रेस्ट में नहीं आ सकती। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, इट कांट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा उसमें चेंज नहीं आएगा। थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो अपने आप से वो टर्न नहीं कर सकती है बिना कोई फोर्स अप्लाई किए। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जैसे कि मान लिया आपने कोई स्टोन थ्रो किया मैंगो के पेड़ पे, तो क्या होगा? जिस ब्रांच पे वो स्टोन जो है स्ट्राइक करेगा वो ब्रांच मोशन में आ जाएगी, बट मैंगो जो उसके साथ सस्पेंडेड था वो क्या करेगा? रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। ठीक बात है, क्योंकि उससे बाउंड था, वो अटैच था। अब एक चाहता है मोशन में आना जो ब्रांच है, और मैंगो जो है उस पे जो सस्पेंडेड है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों में क्या होगा? इनबैलेंस। इनबैलेंस होगा तो क्या होगा? वो टूट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं बस की। बस में बैठे सपोज मान लिया, और एकदम से बस जो है रुकी हुई थी पहले, वो एकदम से चल पड़ी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और वो किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में थी विद रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोर, विद रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोर। लेकिन क्या हुआ भाई? बस मोशन, जो बस थी मोशन में आ गई। अब बस मोशन में आ गई तो हमारे पैर जो है वो तो फर्श के साथ बाउंड थे, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है, अपर हाफ पार्ट, वो मोशन में आ जाएगा। तो क्या होगा भाई? दोनों में रेस्ट और मोशन में इनबैलेंस होगा, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होते हैं। दीज आर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और अगर बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आप सोचो कि मान लिया आप बस में खड़े हो, बस में खड़े हो, जैसे कि ऊपर पकड़ के खड़े होते ना, कई बार बाई चांस आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा, तो बस में खड़े हो तो क्या होगा भाई? और बाई चांस बस वाला क्या कर दे? एकदम से ब्रेक ले, सडन ब्रेक, क्या होगा? यू विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस स्टॉप्स सडनली। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका लोअर पोर्शन तो रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन अपर हाफ पार्ट क्या है? मोशन कंडीशन में है ड्यू टू बस मोशन। ठीक है, लेकिन बस वाला जब भी ब्रेक अप्लाई करेगा ड्राइवर, तो क्या होगा? हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो एकदम से रेस्ट पे नहीं आ पाएगा,
और एकदम से अगर रेस्ट पे नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, दोनों में इनबैलेंस होगा एंड वी विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करें भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, मान लिया टर्न के ऊपर, रोड के ऊपर जो है गाड़ी चला रहे हो, बस चला रहे हो, और आपने कोई जो हैंडल होता है उसको टर्न नहीं किया, फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो क्या गाड़ी को दिख रहा है कि भाई मोड़ आ रहा है कि अपने आप मुड़ जाए? भाई गाड़ी को देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा मुड़ने के लिए? भाई गाड़ी थोड़ी देखेगी, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इसका मतलब हाँ, ये आपकी वो वाली नहीं है बचपन वाली, कौन सी, जैसे कि छोटी कार आती है ना सेंसर वाली, दीवार में टक्कर लगते क्या होगा, वो पिछड़ जाएगी, वैसे टर्न कर जाएगी। ठीक है, वो सेंसर नहीं है। अगर वो सेंसर होते तो हमारी बात बन जाती कि हम टक्कर किसी चीज में नहीं लगते, या टक्कर लगती तो टक्कर लगने से पहले कुछ इंस्टेंट पे ही फोर्स कम लगता और उतने में पास हम टर्न कर जाते। ठीक है, नहीं तो क्या होगा भाई, टक्कर लग जाएगी और टक्कर लगने के बाद बेशक रुक जाए, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए फोर्स अप्लाई करके। अदरवाइज अपने आप से वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की भाई। तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो एक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट है, बहुत ही समझदार इंसान था। ठीक है, जिन्हें आप लोगों को दुखी कर रखा है न्यूटन ने। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी है, बहुत सारे लॉज दिए और उसने आप सभी को दुखी कर रखा है। तो भाई यहाँ मोशन के लिए भी उसने आपको दुखी किया, और दुखी करने का मतलब आप समझ सकते हो, जो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं सिर्फ उन्हीं को, और जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में उनको मजा भी आता होगा, क्योंकि चीजें इंटरेस्टिंग है। जब आप इंटरेस्ट बनाओगे तो सभी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन क्या चीज है? फर्स्ट लॉ दिया न्यूटन ने भाई, एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट change its position by itself without applying any force। ठीक है भाई, जब तक उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा भाई। सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, dp by dt is directly proportional to force applied, directly proportional to force applied। भाई एक कोई बच्चा है, ठीक है, और वो शरारत कर रहा है, और वह आपका पड़ोसी था, वो छोटा बच्चा था, तो आप क्या करोगे भाई? शरारत कर दी चपाट। ठीक है, तो उसके जो रोने की स्पीड होगी ना, रोने की जो स्पीड होगी, वो रोने की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी? जितना आप जोर से आप उसमें चपाट लगाओगे। इसका मतलब जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना आपका मोमेंटम में चेंज भी क्या आएगा? ज्यादा होगा। बात करें मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसमें मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। आप सपोज मान लिया स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, स्कूटी चला रहे हैं, आप जो है उसका हैंडल जो है कम, उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? स्पीड भी कम बनेगी। आपने ले भाई चलो दे भाई, तो क्या होगा? अगर ऐसे चलाओगे तो भाई मोशन भी ज्यादा बनेगा। दैट मींस भाई फोर्स आपने ज्यादा लगाया तो क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ मोशन भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। बात समझ में आई? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है। और पी हमारे पास में क्या है? मोमेंटम है, जो कि बताता है मोमेंटम का मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, दो टाइप का मोमेंटम होता है, लीनियर और एंगुलर। अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है तो पी होता है लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ जो मोशन है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पे। इसको बराबर करोगे कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हमारे पास में क्या है? के लगा दिया हमने। ठीक है, के की वैल्यू मान लिया 1 बाय कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो dp by dt इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स। अब बात आ गई भाई थर्ड लॉ करने से पहले हम इसका प्रूफ करेंगे भाई। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है भाई? d by dt हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई LHS,
तो d बाई डी टी p का, और p हमारे पास क्या है, मास इनटू स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास एक कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा dv अपॉन dt, जबकि dv बाई dt जो है वो फॉर्मूला किसका है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इनटू मास क्या बन जाएगा, फोर्स। क्या बन जाएगा भाई, फोर्स। एक्सेलरेशन मास क्या बनेगा, फोर्स। ठीक है भाई, जो कि बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड के। हाँ, थर्ड लो हमारे पास भाई, reaction and action are equal and opposite। क्या मतलब भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगी, दूसरी जो है फर्स्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगी, ठीक है, क्योंकि F12 बराबर होता है माइनस ऑफ F21 के। क्या मतलब, F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बात करें, रिक्वायरिंग ऑफ गन, एप्लीकेशन इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। रिक्वायरिंग ऑफ गन, रिक्वायरिंग ऑफ गन क्या चीज है, रिक्वायरिंग ऑफ गन का मतलब है जैसे कि हम गोली चलाते हैं बंदूक से, ठीक है, अब गोली चलाएंगे तो क्या होगा, गोली जो है वो तो आगे तरफ चल जाएगी, लेकिन बंदूक जो है झटका देती है हल्का सा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन हल्का झटका देती है वो हमारे पास में क्या है, रिक्वायरिंग ऑफ गन, मतलब किसी भी गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सन। ठीक है, लेकिन कब, जब बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये भाई गन है, यहां से भी बुलेट जो है आगे तरफ जाएगी, और बुलेट आगे तरफ जाएगी तो बुलेट का मास है m1, स्पीड है v1। जो गन है उसका मास है m2, और जितनी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी वो हमारे पास में क्या होगा भाई, v2 मान लिया हमने। तो दोनों का जो मोमेंटम का सम बनेगा, दोनों मोमेंटम का जो सम है वो कितना बनेगा, जीरो। जीरो क्यों बनेगा भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू क्या है, जीरो। और इसका मतलब है m1 v1 इक्वल माइनस m2 v2, और इस फार्मूले से अगर v2 निकाले, v2 का मतलब गन की स्पीड जो बैकवर्ड डायरेक्शन बनी थी, जो कि v2 थी, बराबर होगी माइनस m1 v1 डिवाइड बाय m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिक्वायरिंग ऑफ गन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिक्वायरिंग ऑफ गन। और एग्जांपल बात करें, बुक कैप्ट ऑन टेबल, किसी टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, वो भी क्या है, थर्ड लो है। इवन हम चल पा रहे हैं, हम धरती को पीछे से धकेल रहे हैं और खुद आगे की तरफ चल रहे हैं, ये वॉकिंग के दौरान हमारे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है भाई। ठीक है, हम जब भी कील के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको पेनिट्रेट कराने के लिए, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, हम इसे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब बात करें भाई नेक्स्ट भाई, मोमेंटम होता क्या है। हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया है, तो मोमेंटम क्या चीज है भाई, मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, बात करें लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, लीनियर मोमेंटम क्या चीज है, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल p से, जो कि इक्वल होता है मास इनटू स्पीड के। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम विल बी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और फार्मूला हमारे पास मास इनटू स्पीड बना है, तो यूनिट क्या बनेगी, SI इनटू ऐसा बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, डायमेंशन फार्मूला कितना बनेगा इसका, m1 l1 t - 1, ये बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला। ठीक है,
सही है भाई, कोई डाउट नहीं आता। इसके बाद देखते हैं भाई फार्मूला हमने लिया भाई P इक्वल टू एम वी है, और P अगर एम वी के बराबर है तो ग्राफ कैसे बनेंगे इसके लिए। ग्राफ का मतलब मास और V के बीच में ग्राफ बनाया जाए जब P कांस्टेंट हो, P और M के बीच ग्राफ बनाया जाए V कांस्टेंट हो। जैसे P इज इक्वल टू एम वी था तो P वर्सेस V ग्राफ बनाए, कब, जब M कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने M क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, और M अगर कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, V के। दिस इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर ग्राफ बनाए P वर्सेस M, लेकिन अब की बात क्या है, V कांस्टेंट है हमारे पास होगी, और V कांस्टेंट होगी तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा M के। ठीक हो गया भाई। थर्ड अगर बात करें M की वैल्यू अगर निकाले तो P बाय में V होगी, और यहां अगर P को कांस्टेंट मान लिया जाए, क्या मान लिया, P को कांस्टेंट, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा भाई, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो जो हमारा ग्राफ है मास वर्सेस वेलोसिटी, ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम भाई नेक्स्ट पॉइंट, इंपल्स। इंपल्स क्या चीज है, इंपल्स वो एक फोर्स होता है, इंपल्स क्या है, फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है बट फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, जैसे कि किसी को थप्पड़ मारना, ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि बैट से हिट करना बॉल को। ये जो फोर्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्ट होते हैं उन फोर्स को नाम देते हैं इंपल्स। देखते हैं भाई इंपल्स क्या बताया मैंने आपको, द फोर्स एक्टिंग on any object for small time duration। ठीक है भाई, फोर्स इनटू टाइम फार्मूला होता है इंपल्स का। क्या फार्मूला है, फोर्स इनटू टाइम। अब एक बात बताओ, क्या चीज भाई, अगर t की वैल्यू 1 ले ले, हम t की वैल्यू कर ले 1, वरना मतलब 1 सेकेंड, तो यहां इंपल्स जो है वो फोर्स के बराबर हो जाएगा, if के बराबर हो जाएगा। दैट मींस if t is equal to 1 then I is equal to f। इंपल्स जो है फोर्स के बराबर होगा। पॉइंट क्लियर है भाई, पक्का है। इसके बाद हमारे पास है भाई इसकी SI यूनिट क्या होगी भाई, बताओ SI यूनिट क्या बनेगी, फोर्स इनटू टाइम है तो m1 l1 t - 2 होता है फोर्स के लिए, और t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा m1 l1 t - 1। ठीक है भाई, फोर्स इनटू टाइम है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट भी आएगा वेक्टर क्वांटिटी, तो इंपल्स क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, सही है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई इसकी यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि बराबर होगी न्यूटन सेकंड के इक्वल भी, क्योंकि फोर्स यूनिट क्या है न्यूटन, टाइम यूनिट क्या है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड बन जाएगी हमारे पास में यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या चीज है, according to impulse momentum theorem change in momentum p2 minus p1, मोमेंटम का जो चेंज है वो बराबर होगा इंपल्स के, बराबर किसके होगा, इंपल्स के। कैसे भाई, प्रूफ क्या है इसका भाई, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा था, थर्ड लॉ भी पढ़ा है। तो सेकंड जो लॉ था हमारे पास उसके अकॉर्डिंग था dp by dt is equal to force था भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करियो भाई, dp is equal to f dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब मोमेंटम का जो चेंज है उसकी लिमिट मान ली p1 से p2। इसका मतलब क्या है, हमने मान लिया इनिशियल मोमेंटम है p1,
फाइनल मोमेंटम है p2। इधर टाइम मान लिया 0 से t, क्योंकि 0 टाइम के ऊपर मोमेंटम था p1 और t टाइम मोमेंटम था t1 p2। तो dp का इंटीग्रल कितना बनेगा p, और लिमिट क्या होगी p1 से p2। f कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t लिमिट, जो कि p की जगह अपर लिमिट क्या बनेगी p2, p की जगह लोअर लिमिट क्या बनेगी p1। f dt क्या बन जाएगा t माइनस 0। अब फोर्स इनटू टाइम क्या बन जाएगा इंपल्स, और ये क्या बन जाएगा p2 माइनस का p1, और इसका मीनिंग है इंपल्स आ जाएगा हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर आएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास भाई कनेक्टेड मोशन में। कनेक्टेड मोशन क्या चीज है भाई? भाई जब एक के मोशन का इफेक्ट दूसरे पे आ रहा हो तो क्या कहलाएगा कनेक्टेड मोशन। ठीक है, जैसे कि थोड़े मजाक की अगर बात करें, जुड़ों मूवी देखी है? जुड़ों मूवी क्या था भाई, एक मॉडल जाता है दूसरे मॉडल पर जाता है, तो भाई भाई फोर्स एक पे लग रहा है लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे के अंदर भी हो रहा है। कनेक्टेड मोशन ये होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमारे पास ये कुआं है, ठीक है, और इस कुएं के साथ ये हमारे पास जो है पुली, इस पुली से हम जो भाई खींच रहे हैं, ठीक है, क्या खींच रहे हैं, बाल्टी खींच रहे हैं भर के पानी की भाई, और यहां कोई लेडी है, ठीक है, ये वो लेडी है भाई जो इसमें से खींच रही है भाई, ठीक है, और अब खींच रही है तो क्या होगा भाई, अब एक चीज सुनो, यहां इसमें रोप के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा, ये होगा टेंशन, ठीक है भाई, इस तरफ भी होगा टेंशन, दोनों एक जगह अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वेट है इस बाल्टी का m1g, और इस लेडी का जो वेट है वो है m2g। कितना है भाई m2g। ठीक है, अब सुनो, मान लिया ये बाल्टी जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो कब जाएगी ऊपर की तरफ, जब उसका ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा हो, नीचे की तरफ वेट कम हो। इसका मतलब अगर अपवर्ड मोशन है इस बाल्टी के अंदर, तो इसका मतलब T माइनस का m1g इक्वल टू होगा फोर्स की इक्वल। सही है, और जो फोर्स है उस फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m1, तो m1a, और यहां से T किसके बराबर होगा m1a प्लस m1g। ठीक है, अब एक काम करो, इसको एज इट इज छोड़ दो, इक्वेशन 1 बना दो। इस पे अगर बात करें m2g क्या होगा डाउनवर्ड होगा, T क्या होगा अपवर्ड है, तो इसका मतलब m2g ज्यादा है, m2g ज्यादा है देन दैट ऑफ टेंशन, देन दैट ऑफ टेंशन, और किसके बराबर होगा भाई फोर्स इक्वल m2a। इक्वेशन नंबर सेकंड हुई। ये दो इक्वेशंस आपके पास, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टेंशन, सेकंड एक्सेलरेशन, कि कितनी एक्सेलरेशन से बाल्टी जो है बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, कैसे करोगे भाई, मैंने पहला एक स्टेप लिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा T माइनस m1g प्लस m2g माइनस T इज इक्वल m1a प्लस m2a। दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया भाई, प्लस करेंगे तो a हमारे पास कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल T से T कैंसिल हो जाएगा, और m2g माइनस m1g। ठीक बात है, और g यहां से कॉमन आ जाएगा, m2 माइनस का m1 इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2, और a की वैल्यू आ जाएगी g मल्टीप्लाई टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2,
ये फॉर्मूला है हमारे पास वही एक्सेलरेशन का, जो भी फाइंड आउट करना था। ठीक है, एक पॉइंट निकल गया हमारा, एक्सेलरेशन में निकालनी थी। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है भाई, क्या निकालना आपको? सेकंड स्टेप में आपको निकालना है टेंशन। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, क्या मिलेगा भाई? t माइनस m1g डिवाइड बाय m2g माइनस t इज इक्वल m1a डिवाइड बाय m2a। ठीक है भाई, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? a से a कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m2t माइनस m1 m2g इक्वल m1 m2g माइनस m1t। ठीक हो गया भाई? अब इसको उधर लेके जाएगा, क्या बन जाएगा? 2m1 m2g इज इक्वल, इसको इस तरफ ले आओ, m1t को, t दोनों को कॉमन आ जाएगा, m2 प्लस m1, m2 प्लस m1, और यहां से t हमारे पास बराबर आएगा 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा भाई किसका? भाई टेंशन का। ठीक है भाई, तो आपको ये दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे इसके अंदर। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है। तो ये हमारे पास फाइंड आउट करने थे आपको दो पॉइंट, कौन से भाई? टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ थ्योरी पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। अब इसके बाद हम करते हैं भाई कनेक्टेड मोशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई एलिवेटर सिस्टम। एलिवेटर सिस्टम जो है, इसके ऊपर भी हर कंपटीशन टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे। टॉपिक है एलिवेटर सिस्टम। ठीक है भाई, एलिवेटर सिस्टम क्या चीज है भाई? ये मान लो हमारे पास एलिवेटर और इसमें कोई यहां खड़ा है, ठीक है, क्लियर है? अब इसका वेट क्या है? वो नीचे की तरफ होगा mg, अपवार्ड हमारे पास क्या होगा? एक फोर्स होगा जिसको रिएक्शनल फोर्स देते हैं r। ठीक है भाई, क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर ये लिफ्ट जो है, एलिवेटर जो है, रेस्ट कंडीशन में हो तो क्या होगा? अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो इसका मतलब दोनों जो अपवार्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सही बात है। लेकिन अगर अपवार्ड अगर एक्सेलरेट कर रही है डायरेक्शन में तो इसका मतलब क्या होगा? r ग्रेटर होगा mg से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट कर रही है दैट मींस mg ग्रेटर होगा r से। सही है? तो हम इसमें केस करेंगे सारे के सारे। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट क्या है? रेस्ट कंडीशन में है तो क्या होगा? r इक्वल टू mg होगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवार्ड। अगर अपवार्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है? r ज्यादा है, ठीक बात है, और r ज्यादा तो r माइनस mg इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स आएगा, डिफरेंस करेंगे तो, और यहां से r हमारे पास बराबर आएगा F प्लस mg। F हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस mg इज इक्वल टू r। m कॉमन आ जाएगा a प्लस का g इज इक्वल टू r। ठीक है भाई, क्लियर है? और मैं यहां से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बात कहूं, when an object is lifted up then its apparent weight will increase। very very important point for SSC, CGL and further graduation exams जो आप फेस करने वाले हो बाद में। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट में अगर उसको अपवार्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएंगे तो उस पे वेट में क्या इफेक्ट होगा? सेम रहेगा या फिर उसका वेट डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा या कुछ बता नहीं सकते। तीन चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहां हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर एक्सेलरेट कर रही है ओनली इन दैट कंडीशन अपरेंट वेट विल इंक्रीज। सो वी कैन से r इज ग्रेटर देन mg। ठीक है, r क्या है? अपरेंट वेट। लेकिन इसी में ही अगर नोट डाल के बात की जाए, इफ लिफ्ट मूव
अपवर्ड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली समझते हो? यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? विदाउट एक्सेलरेशन। और विदाउट एक्सेलरेशन अगर मूव करेगी तो आर हमारे पास क्या बन जाएगा? m इंटू जी के बराबर सिर्फ, क्योंकि ए बन जाएगी हमारे पास में 0। ठीक बात है। तो इसका मतलब r इक्वल टू mg होगी जब लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म रेट से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। अब इस केस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है भाई। और अगर बात करें थर्ड केस भाई, when lift is accelerating downward, अगर नीचे की तरफ आ रही है तो क्या होगा बताओ? mg ज्यादा होगा किससे? r से। तो mg माइनस ऑफ r इज इक्वल टू फोर्स। mg माइनस ऑफ r इक्वल टू फोर्स। आप क्या करोगे? f की वैल्यू पुट कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन में कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है वो a होगी यहां पे। m इक्वल टू mg माइनस ऑफ r, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू ma प्लस mg, सॉरी ma माइनस mg। और इसका मतलब हमारे पास में क्या है भाई? ये तो माइनस आर होगा ना इसके बराबर तो, और हमारे पास में क्या होगा? आर बन जाएगा mg माइनस ऑफ ma। और इसका मतलब उसके ओरिजिनल वेट जो mg था उसमें से माइनस हो जाएगा ma, और माइनस हो जाएगा तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी देन उसका वेट जो है, अपरेंट वेट जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर बात? पक्का? अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, इफ लिफ्ट फॉल सडनली, अगर एकदम से लिफ्ट नीचे आ जाए तो क्या होगा बताओ भाई? एकदम से नीचे आएगी तो जो ये ए थी एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल होगी? जी के बराबर होगी, क्योंकि जब फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल कंडीशन ये कौन सी है? फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है। तो फ्री फॉल कंडीशन में ए बराबर होती है जी के, तो हमारे पास जो ये रिजल्ट था वो r बन जाएगा mg माइनस ऑफ mg, दैट मींस r इक्वल टू 0। तो आपको वेटलेसनेस फील होगी। ठीक है। तो वेटलेसनेस आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी कोई लिफ्ट जो है एकदम से वर्टिकली डाउनवर्ड फ्री फॉल होती है। क्लियर है भाई? देखो फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ये मान लो हमारे पास कार्ट है, फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम समझो क्या चीज होती है। mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई, और रिएक्शनल फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां हमने मान लिया m1g, ठीक है, ये मान लिया r1। टेंशन बनेगा इसके अंदर भाई, इस तरफ होगा टेंशन, एक इस तरफ बनेगा टेंशन, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और वेट जो है इस ऑक्स का क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, और इसका अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स होगा r2। जैसे हम चलते हैं ना तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, तभी हम बिल्कुल सीधे चलते हैं। अगला स्टेप तभी फॉरवर्ड करेंगे जब एक पैर पीछे होगा हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई? एक फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो हम भी थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं, बॉडी लाइन करते हैं। तो सिमिलरली ये भी क्या करेगा? अपना फेस जो है बैंड करेगा थोड़ा सा, और फेस अगर बैंड करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शनल फोर्स बनेगा r। ठीक है। और एक रिएक्शनल फोर्स अगर r बनेगा तो इसका मीनिंग क्या है भाई? अगर रिएक्शनल फोर्स r बनेगा और सपोज मैं कहता हूं कि ये भाई अपने इस वर्टिकल प्लेन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर।
तो ये हमारे पास बन जाएगा r sin ऑफ थीटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा आप लोगों ने, और इस तरफ बन जाएगा r cos ऑफ थीटा। ठीक है भाई, अब बात आ गई हमें समझना क्या था, हमें इसमें समझना ये था कि किस कंपोनेंट की वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। m1g बैलेंस हो जाएगा r1 से, टेंशन दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, नहीं तो अगर बैलेंस नहीं है तो या तो जो बुगी है r तो पीछे रह जाएगी, या फिर जो है ऑक्स है वो भाग जाएगा आगे में। ठीक है, अब ये फोर्स बैलेंस हुआ किससे, रिएक्शनल फोर्स से। अगर ज्यादा बेंड हो जाएगा फेस तो गिर जाएगा, बात समझ आई? तो इसका मतलब ये बैलेंस होना जरूरी है, तो बैलेंस होगा अगर सक्सेसफुली मूव कर रहा है तो। वेट जो है वो mg बैलेंस होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स बन रहे हैं, कौन से फोर्स बन रहे हैं, r2 और r cos ऑफ थीटा, r2 और r cos ऑफ थीटा। तो mg बैलेंस होगा वो किससे, r प्लस और r2 cos ऑफ थीटा से। बचा कौन सा, r sin थीटा। तो ये r sin थीटा वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। थैंक यू।